हिंदू महिलाएं अगर मंगलसूत्र पहन सकती हैं तो मुस्लिम हिजाब क्यों नहीं पहन सकते। ये तर्क संसद में एक सांसद की तरफ से आया। और भी बहुत तरह की बातें, सड़क पर भी झगड़े चल रहे हैं। इस सारे झगड़े का केंद्र है कर्नाटक का उडुपी। एक कॉलेज में लड़कियों को हिजाब पहनने से रोकने पर झगड़ा शुरू हुआ। बात छोटी थी लेकिन अब बहुत बड़ी हो गई। अब एक तरफ मुस्लिम संगठन है और दूसरी तरफ हिंदू संगठन, और झगड़ा कोर्ट तक पहुंच गया। तो क्या है ये हिजाब का पूरा मामला? राजनीति की इसमें कितनी मिलावट है? कोर्ट ने इस पर क्या कहा? सब कुछ रेशा रेशा आपको बताने की कोशिश करेंगे। In association with Biz Analyst by खाता बुक। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप शो। अंग्रेजी में एक कहावत कही जाती है, डेविल लाइज इन डिटेल्स, यानी गहराई में उतरने पर ही मामला पता चलता है कौन कैसा है। इस मामले में कौन कितना सही है कितना गलत, ये ऊपर से समझ नहीं आएगा। बारीकी से देखना पड़ेगा और थोड़ा इत्मीनान से समझना पड़ेगा पूरा मामला। बात शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप हिजाब का मतलब समझ लीजिए। अरबी भाषा का शब्द है, आड़ या ओट के मानी में इस्तेमाल होता है। लोकप्रिय अर्थ के हिसाब से जाएं तो मुस्लिम महिलाएं सर ढकने के लिए, कुछ मुस्लिम महिलाएं जो कपड़ा पहनती हैं वो हिजाब कहलाता है। दुनिया भर में मुस्लिम महिलाएं अपनी अपनी प्राथमिकता के हिसाब से इसका वर्ण करती हैं। भारत में भी कई पहनती हैं, कोई नई चीज़ नहीं है। लेकिन हिजाब को लेकर ये झगड़ा नया है। झगड़ा शुरू हुआ कर्नाटक के उडुपी जिले में दिसंबर के आखिरी हफ्ते में। उडुपी में सरकारी महिला इंटर कॉलेज है, इसका नाम है गवर्नमेंट प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज फॉर गर्ल्स उडुपी। इस कॉलेज की 8 मुस्लिम छात्राओं ने आरोप लगाया कि 27 दिसंबर 2021 को कॉलेज प्रशासन ने उन्हें हिजाब पहनकर कक्षाओं में बैठने से रोक दिया। यानी वो कैंपस में तो हिजाब पहन सकती थी लेकिन कक्षा में, क्लास में बैठने पर पाबंदी थी, ऐसा लड़कियों का आरोप था। फिर 15 जनवरी को सोशल मीडिया पर इन लड़कियों की तस्वीरें आईं, किताब कलम लेकर सीढ़ी पर बैठे हुए, हिजाब पहने। मामले को कुछ स्थानीय मीडिया संस्थानों ने कवर किया और फिर ये क्रमशः बड़ा बनता गया या बना दिया गया। अब यहाँ आपके जहन में एक स्वाभाविक सा सवाल आ सकता है कि दिसंबर में ही ये घटना क्यों हुई? क्या पहले लड़कियां हिजाब पहनकर कक्षाओं में बैठती थी या उन्होंने दिसंबर में ऐसा करना शुरू किया? मीडिया में छात्राओं का जो बयान आया उसके मुताबिक उन्होंने दिसंबर 2021 से ही क्लास में हिजाब पहनकर बैठना शुरू किया। यानी वो कॉलेज कैंपस में हिजाब पहले भी पहन सकती थी, पहनती होंगी, लेकिन दिसंबर से उनका मन हुआ कि अब क्लास में भी हिजाब पहनकर बैठना है। लड़कियों ने यह भी बताया कि एडमिशन के वक्त उनसे फॉर्म साइन कराया गया था जिसमें यह क्लॉज था कि क्लास में हिजाब पहनकर नहीं बैठ सकते। अपने पक्ष में अब लड़कियां ये तर्क दे रही हैं कि उन्होंने अपने सीनियर्स को क्लास में हिजाब पहने बैठा देखा था। ये तो उनका पक्ष हुआ। अब कॉलेज प्रशासन की दलीलों की तरफ चलते हैं। कॉलेज के प्रिंसिपल रुद्र गौड़ा और कॉलेज की विकास समिति के उपाध्यक्ष यशपाल सुवर्णा के मीडिया में बयान है। इन्होंने बताया कि कॉलेज में 150 से ज्यादा मुस्लिम लड़कियां पढ़ती हैं लेकिन कभी किसी ने ऐसी मांग नहीं उठाई। प्रशासन का दावा है कि ये लड़कियां कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया से जुड़ी हैं और इसलिए मामले को भड़का रही हैं। अब कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया क्या है, इसे समझ लीजिए। आपने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई का नाम सुना होगा। 2006 में बना मुस्लिम संगठन दक्षिण भारत के केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक जैसे राज्यों में इसका बेस। अतिवादी गतिविधियों की वजह से भारत सरकार इस संगठन को बैन करने की प्रक्रिया में है। राज्यों से भी इस संगठन की गतिविधियों के बारे में अच्छी रिपोर्ट्स नहीं है। इसे बैंड इस्लामिक संगठन सिमी के प्रॉक्सी फ्रंट की तरह देखा जाता है। इस संगठन का स्टूडेंट विंग माना जाता है कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया। तो कर्नाटक वाली लड़कियां इसी संगठन से जुड़ी बताई जा रही हैं। हालांकि इसे साबित करने के लिए हमारे पास तथ्य नहीं है, लेकिन कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया इस मामले में शामिल दिखता है, ऐसा कई मामले के जानकार पत्रकारों ने बताया। 30 दिसंबर को यानी छात्राओं को रोके जाने के 3 दिन बाद कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया और स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन इस मामले के संदर्भ में उडुपी के डिप्टी कमिश्नर कुर्मा राव से भी मिले। घटनाक्रम पर लौटते हैं। हर गुजरते दिन के साथ मामला बढ़ता गया, कर्नाटक की सरकार तक गया। सरकार ने 25 जनवरी को एक्सपर्ट कमेटी बनाई और आदेश दिया कि जब तक कमेटी किसी फैसले पर नहीं पहुंचती तब तक सभी छात्राएं यूनिफॉर्म के रूल का पालन करेंगी, यानी क्लासरूम में हिजाब नहीं पहनेंगी। इसके बाद उडुपी के विधायक रघुपति भट्ट का बयान आया। उन्होंने कहा कि कॉलेज में बरसों से एक ड्रेस कोड है और हिजाब ड्रेस कोड का हिस्सा नहीं। अगर छात्राएं हिजाब पहनने पर जोर देंगी तो उन्हें ऑनलाइन क्लासेस लेनी होंगी। उनकी जो क्लासेस छूटी हैं उसकी अटेंडेंस हम उन्हें दे देंगे। यानी इस मामले में यहाँ विधायक जी की भी एंट्री हो गई। इसके बाद छात्राओं की तरफ से कर्नाटक हाईकोर्ट का रुख किया गया, उस पर भी आएंगे। पहले कोर्ट के बाहर हफ्ते भर से जो हो रहा है वो समझ लेते हैं।
उडुपी में हिजाब वाली घटना के बाद कर्नाटक के और भी इलाकों में माहौल बदलने लगा। 31 जनवरी को मंगलुरु का वीडियो आया जिसमें बड़े बड़े पोस्टर पर लिखा होता है कि हिंदू इन दुकानों से सामान न खरीदें। कथित तौर पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने ये पोस्टर लगाए। फिर 2 फरवरी को कुछ छात्र भगवा साफा पहनकर कॉलेज आए और कहा कि अगर हिजाब की अनुमति है तो भगवा साफे की क्यों नहीं। कर्नाटक के कई इंटर कॉलेजों में ऐसा हुआ। उडुपी जिले के ही बिंदूर गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में बजरंग दल के नेताओं ने छात्र छात्राओं को कथित तौर पर जबरन भगवा स्कार्फ पहनाया, जिसके बाद कॉलेज प्रशासन को इसके खिलाफ एक्शन लेना पड़ा। इसके बाद 3 फरवरी को कुंडापुर में हिजाब पहने 20 से ज्यादा मुस्लिम छात्राओं को कॉलेज के गेट पर रोक दिया गया। ऐसा ही कर्नाटक के और भी कॉलेजेस में हुआ, प्राइवेट कॉलेजों में भी। RN शेट्टी PU कॉलेज, भंडारकर गवर्नमेंट PU कॉलेज, कुंडापुर जूनियर कॉलेज, बिंदूर ने भी एक गवर्नमेंट ऑर्डर का हवाला देते हुए हिजाब पहने लड़कियों के कॉलेज में प्रवेश से इनकार कर दिया। इसके बाद एक वीडियो कर्नाटक के मांड्या जिले से आया जिसकी सोशल मीडिया पर खूब चर्चा है। मांड्या के PSC कॉलेज में एक छात्रा स्कूटी से हिजाब पहने हुए आती है। हिजाब के अलावा उन्होंने बुर्का भी पहन रखा था। जैसे ही आगे बढ़ती हैं, सामने से दर्जनों की संख्या में भगवा कपड़े पहने छात्र नारेबाजी करते हैं, जय श्री राम के नारे लगाते हैं। जवाब में हिजाब पहने छात्रा भी अल्लाहू अकबर के नारे लगाने लगती है। कॉलेज का स्टाफ बीच बचाव की कोशिश करता है और आखिर में छात्रा कॉलेज के अंदर चली जाती है। बाहर जय श्री राम के नारे और तेज हो जाते हैं। बाद में मीडिया से बात करते हुए लड़की ने कहा कि मैं अपना असाइनमेंट जमा करने आई थी, कॉलेज के लोगों ने मेरा सपोर्ट किया और जो विरोध कर रहे थे उसमें कई बाहरी थे। इसके अलावा एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। ये शिवमोगा के कॉलेज का बताया जा रहा है, जहां एक छात्र पोल पर चढ़कर भगवा झंडा लहराता नजर आता है। इस वीडियो पर कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष DK शिवकुमार ने आरोप लगाया कि तिरंगा झंडा उतारकर भगवा लगाया गया, ध्वस्त कानून व्यवस्था की बात भी कही। इसके बाद DK शिवकुमार ने अपनी तिरंगे के साथ एक फोटो भी ट्वीट की जिसमें लिखा कि BJP से जुड़े कुछ असामाजिक तत्वों ने तिरंगा उतार दिया। मैं सभी से तिरंगे के साथ फोटो पोस्ट करने की अपील करता हूं। शिवमोगा में तनाव बढ़ा तो पुलिस ने धारा 144 भी लगाई। तो कुल मिलाकर हिजाब और भगवा वाला ये झगड़ा कर्नाटक के कई जिलों में अलग अलग तरह से सामने आ रहा है। बेलगावी, बगलकोट, शिवमोगा, हासन, यादगीर, कोडागू, मांड्या जैसे कई जिलों से वीडियो आ रहे हैं। राजनीतिक पार्टियां भी प्रदर्शन कर रही हैं। AIMIM ने 7 फरवरी को बेलगावी में हिजाब के समर्थन में प्रोटेस्ट किया। हिजाब के विरोध में BJP के नेताओं के भी बयान आए, वो भी सुनिए। कर्नाटक सरकार ने एक बहुत अच्छा फैसला किया है कि हिजाब पहनकर स्कूल और कॉलेज में ना आए। ये बहुत अच्छा फैसला है। मैं कर्नाटक सरकार को बधाई देना चाहूंगा, मुख्यमंत्री को बधाई देना चाहूंगा। और कर्नाटक ने जो कार्य किया है सरकार ने, ये हर राज्य की सरकारें काम करें, क्योंकि कर्नाटक सरकार का एक निर्णय कि स्कूल हो या कॉलेज हो, पढ़ने के लिए आए, ना कि अपने धर्म का प्रचार करने के लिए आए। तो इससे आपको तकलीफ क्यों? अगर आपको तकलीफ है तो अपना स्कूल कॉलेज अलग से बनवा ले। आप लोगों के ऑलरेडी कई मदरसे हैं, मदरसों में पढ़ा ले। स्कूल में आकर हिंदू और मुसलमान करने की आवश्यकता आप लोगों को नहीं है। और जब सरकार फैसला लेती है, अगर सरकार से नाराजगी है तो आप अपनी दुकान अलग से खोल ले। विरोध करते क्यों हो? आप मत भेजिए स्कूल और कॉलेज को। अब हालात ऐसे हो गए कि राज्य सरकार ने 3 दिनों के लिए स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए। अब इतने बड़े झगड़े में हमें 3 बड़े तर्क या पक्ष समझ में आए। पहला, एक मुस्लिम पक्ष का कहना है कि हिजाब पहनना उनका बुनियादी अधिकार है, उन्हें इससे नहीं रोका जाना चाहिए, उनके हिसाब से इसमें कुछ भी गलत नहीं है और वो इसके समर्थन में प्रदर्शन कर रहे हैं। दूसरा पक्ष हिजाब के विरोध में हिंदू संगठनों का है, जो कह रहा है कि कक्षाओं में हिजाब पहनकर आएंगे तो हिंदू भी भगवा स्कार्फ के साथ आएंगे। तीसरा थोड़ा सा मॉडरेट आर्ग्यूमेंट ये भी आ रहा है कि हिजाब या बिना हिजाब देश के कोई भी कॉलेज में किसी को भी शिक्षा से वंचित नहीं किया जा सकता। कोई कॉलेज बच्चों को सिर्फ इसलिए पढ़ने से रोक सकता है क्या कि वो हिजाब पहनकर आए। इन तर्कों पर बहस हो रही है। कई जगह ये भी कि किसी की भी धार्मिक पहचान, क्या वो उसको यूनिफॉर्म रूल से बड़ा कर सकते हैं? अगर यूनिफॉर्म को लेकर कोई नियम है तो वो सभी धर्मों के लोगों को मानना चाहिए। सोशल मीडिया पर, सड़कों पर भी लोग लड़ रहे हैं। हर पक्ष जीत और हार के लिए फिर कर्नाटक हाईकोर्ट की तरफ नजर कर रहा था। अब अदालत की तरफ चलते हैं। कर्नाटक हाईकोर्ट में 2 याचिकाएं दायर हुई। उडुपी की उसी गवर्नमेंट प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज फॉर गर्ल्स की मुस्लिम छात्राओं की तरफ से याचिका, आयशा, हाजिर अलमस, रेशम फारूक, आलिया अजदी, शफा शमीन और मुस्कान जैनब, इन 7 छात्राओं ने याचिका दायर की। इनके वकील बने मोहम्मद ताहिर। इन याचिकाकर्ताओं में से ही एक लड़की है जो स्कूटी से उतरी और उसका वीडियो वायरल हुआ। ये डिटेल इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आगे जब कोर्ट में जिरह पर बात करेंगे तो वकील का नाम भी बार बार आएगा, इसलिए बता दिया। मामले में दूसरी याचिका दायर की रेशमा फारूक नाम की छात्रा ने और इनके वकील हैं शताबिश शिवान्ना। क्या लिखा था इन याचिकाओं में
कि हिजाब पहनकर गई मुस्लिम लड़कियों को 28 दिसंबर 2021 से कॉलेज में घुसने नहीं दिया गया। फिर उनको अपने पेरेंट्स को बुलाकर लाने को कहा गया, लेकिन जब पेरेंट्स गए तब भी कॉलेज प्रशासन ने उनसे यानी पेरेंट्स से बात नहीं की, दिन भर बिठा के रखा। छात्राओं ने यह भी कहा कि ऐसा नहीं कि वो यूनिफॉर्म नहीं पहनकर जा रही, यूनिफॉर्म के साथ हिजाब पहन रही हैं। आरोप ये भी लगाया गया कि कॉलेज के प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल और लेक्चरर्स हिजाब पहनने के लिए उन्हें अपमानित करते हैं। याचिका में उडुपी के बीजेपी विधायक रघुपति भट्ट का भी जिक्र था। आरोप कि वो कॉलेज के काम में गैरकानूनी तरीके से दखल दे रहे हैं और इस आधार पर उनको भी एक पक्ष बनाया गया। ये सब बताकर छात्राओं ने कहा कि उनको हिजाब पहनने से रोकना 2 बुनियादी अधिकारों का उल्लंघन है, आर्टिकल 14 और आर्टिकल 25। अब क्या है इनमें? अनुच्छेद 14 इक्वलिटी बिफोर लॉ ऑफ द स्टेट यानी समानता का अधिकार, और अनुच्छेद 25 यानी धर्म की पालना का अधिकार। छात्राओं का तर्क, हिजाब पहनना इस्लाम का आवश्यक हिस्सा है और हिजाब पहनने से रोकना मतलब इस्लाम की प्रैक्टिस से रोकना, यानी संविधान से मिले बुनियादी अधिकार से वंचित रखना। आपको पता है हमारे संविधान के अनुच्छेद 226 में प्रावधान है, अगर सरकार या किसी संस्था का कोई नियम कानून किसी को बुनियादी हक से वंचित रखता है तो हाईकोर्ट में याचिका दायर की जा सकती है, और इसी रेमेडी के लिए लड़कियां हाईकोर्ट गईं, उनका तर्क है। अब इतनी बात समझ आ गई तो कोर्ट में आज की बहस को समझना आसान हो जाएगा। हाईकोर्ट के जस्टिस कृष्ण दीक्षित की बेंच ने सुनवाई की और शुरू में ही उन्होंने सभी पक्षों से एक अहम बात कहा कि हम किसी के जज्बात के हिसाब से नहीं, कानून की रोशनी में इस केस को देखेंगे, संविधान के हिसाब से चलेंगे। जज ने कहा, मेरे लिए संविधान ही भगवत गीता है, क्योंकि मैंने जज बनने के लिए संविधान की शपथ ली है, इसलिए जज्बातों को परे रखिए। फिर छात्राओं के वकील ने जज से कहा कि परीक्षाओं में थोड़ा वक्त बचा है, कम से कम 2 महीने के लिए छात्राओं को हिजाब पहनने की अनुमति दी जाए। जज ने पूछा, क्या 2 महीने के बाद आप कॉलेज को नियमों के लिए मना लेंगे? छात्र रोज सड़क पर निकल रहे हैं, अच्छा लगता है। फिर जज साहब ने कर्नाटक सरकार के वकील की तरफ यानी एडवोकेट जनरल की तरफ मुखातिब हुए पूछा कि क्या आप 2 महीने के लिए इस विवाद को विराम दे सकते हैं? 2 महीने बाद वो नियम मान लेंगे। इस शुरुआती जिरह के बाद आया असली सवाल। एडवोकेट जनरल की तरफ से पूछा कि जज साहब, पहले ये तो तय हो जाए कि शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पहनने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत आता भी है या नहीं। कानून के मामले में असली सवाल तो यही है। इसके बाद छात्राओं के पक्ष के एक वकील ने कहा कि सरकार को उदारता दिखानी चाहिए और 2 महीने के लिए छात्राओं को हिजाब पहनने की अनुमति मिल जानी चाहिए, फिर चाहे वो हिजाब उसी रंग का हो जिस रंग की यूनिफॉर्म है। इस पर एडवोकेट जनरल ने कहा कि उदारता का तो सवाल ही नहीं है, इसमें सरकार का कोई लेना देना भी नहीं है। यूनिफॉर्म तय करने में शैक्षणिक संस्थाओं को स्वायत्तता हासिल है। इसके बाद छात्राओं के वकील की तरफ से कहा गया कि हिजाब इस्लाम का जरूरी हिस्सा है। फिर जज दीक्षित ने अपनी लाइब्रेरी से कुरान की कॉपी मंगवाई और पूछा, किसी को शक तो नहीं है कि ये कुरान की सही कॉपी है या नहीं? ये बेंगलुरु के ही शांति प्रकाशन से छपी कुरान की कॉपी थी, कोर्ट की लाइब्रेरी में मौजूद थी। इसके बाद याचिकाकर्ताओं के वकील ने जज साहब को कुरान की वो आयत बताई जहां हिजाब या बुर्का का जिक्र था। केरल हाईकोर्ट के पुराने केस का भी जिक्र किया गया, जब 2016 में लड़कियों को हिजाब में मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट देने की अनुमति दी गई थी। तो ये सब बहस होती रही और आज शाम तक जज साहब किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाए, यानी ये तय नहीं हो पाया कि हिजाब मुस्लिम धर्म का ज़रूरी हिस्सा है या नहीं। इसको लेकर दुनिया भर में मतभेद हैं, मुस्लिम धर्मगुरुओं में भी मतभेद हैं। एक मुस्लिम महिला के लिए हिजाब पहनना कितना ज़रूरी है, ये समझने के लिए हमने बात की शीबा असलम फहमी से। वो मुस्लिम महिलाओं के हक के लिए लगातार काम कर रही हैं और लिख रही हैं। देखिए, हिजाब पहनना जो है, जो पहनना शब्द है, ये हिजाब के साथ तब जुड़ गया जब इस हिजाब का मतलब किसी कपड़े में समाहित हो गया। कुरान में हिजाब का तस्वुर है, यानी कि एक आशय है, और उसका लिटरल मीनिंग ये है, जो कुरानिक मीनिंग है वो है अवरोध पैदा करना, बैरियर क्रिएट करना बिटवीन द 2 सेक्सेस। तो जेंडर्स, दोनों जेंडर्स के बीच में बैरियर पैदा करें, अवरोध पैदा करें, जिससे एक जेंडर दूसरे के सामने ऐसे ना आए कि वो उससे नुकसान पहुंचा सके या किसी भी तरह की नियत की खराबी का गुंजाइश हो, उसको हिजाब कहते हैं। जैसे हमारी मेट्रो जो रेल सर्विस है, उसमें लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए अलग एक कोच लगा दिया गया है, वो हिजाब है। तो हिजाब पहनने की चीज नहीं है कुरान के अंदर, हिजाब प्रैक्टिस करने की चीज है, अवरोध डालने की, जिससे कि सेफ्टी रहे। देखिए, शरीयत तो एक डेरिवेटिव है, यानी कि कुरान में जो कुछ कहा गया है उससे जो उसूल निकाले जाएंगे और उनको जब कानून के तौर पे क्रिस्टलाइज किया जाएगा, घनीभूत किया जाएगा, तो वो शरिया कानून कहलाएगा या शरीयत कहलाएगी। लेकिन जो कुरान है
उसमें हिजाब जो का तस्वुर है वो मैंने आपको पहले ही बता दिया, सूरह अहज़ाब में भी है। और महिलाओं से यह कहा गया है कि तुम अपनी ओढ़नियों को अपनी छातियों के सामने से ले आओ, यानी अपने बॉसम्स, अपने सीने को कवर कर लो। सर ढकने के लिए नहीं कहा गया है, क्योंकि उस दौर में बाल ढकना मर्द और औरत सभी लोगों की कॉमन प्रैक्टिस थी, उसको कहने की जरूरत ही नहीं थी। वो पूरे अरब का प्रैक्टिस था, प्री इस्लामिक प्रैक्टिस थी। तो जो कहा गया है कपड़े के से वो है सतर की हिफाजत, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत, और महिलाओं से खास कर कहा गया कि तुम अपनी ओढ़नियों को अपनी छातियों तक ले आओ, उनको कवर कर लो। तो बाल ढकने के लिए कहा नहीं गया है, लेकिन ये वहां की कॉमन प्रैक्टिस थी। देखिए, चेहरा ढकने के लिए भी नहीं कहा गया है, सिर्फ प्रॉफिट की जो वाइफ थी उनको चेहरा ढकने के लिए कहा गया था, किसी खास रेफरेंस की वजह से। जो बाकी का समाज है उससे ये भी नहीं कहा गया है। तीसरी बात यह है कि जो आज हम हिजाब को एक कपड़े में समाहित कर चुके हैं, यानी कि एक स्कार्फ का टुकड़ा जो हमारे बाल को कवर करेगा, उसका वो हिजाब बन गया। ये साउथ ईस्ट एशिया में जब इस्लाम का फैलाव हुआ है अभी 3-4 दशक पहले, तो 4 दशक पहले मलेशिया, इंडोनेशिया, इन सब जगहों में जो जीन्स और टॉप्स वगैरह में पहनने वाली महिलाएं थी, उनको लगा कि उनको हिजाब करना है, तो उन्होंने अपने आप को एक स्कार्फ से ढका। सऊदी अरब में स्कार्फ से ढकने को हिजाब नहीं कहते हैं, ईरान में नहीं कहते हैं, पूरे मिडिल ईस्ट में नहीं कहते हैं। ये साउथ ईस्ट एशियन प्रैक्टिस है जो हमें वहां से यहाँ पर आई है। और ये फर्क अपनी, क्योंकि ये सहूलत की बात है कि एक छोटा सा रुमाल का चौकोर रुमाल लिया और सर ढक लिया, और बुर्का नहीं पहनना पड़ा, और अबाया नहीं पहनना पड़ा, चादर नहीं पहननी पड़ी। तो ये अपनी सहूलत की वजह से पूरी दुनिया में फैल गया और पॉपुलर हो गया। देखिए, जो फोर्स्ड वेस्टर्नाइजेशन है कुछ मुस्लिम सोसाइटीज का, जिसमें आपने अफगानिस्तान के उस दौर का जिक्र किया, या ईरान के उस दौर का जिक्र किया, या टर्की में भी ये हुआ है कि कुछ जगहों पर बैन कर दिया गया था कि आप अपने आप को इस्लामिक तरीके से कवर नहीं कर सकते या दाढ़ी नहीं रख सकते वगैरह वगैरह। ये जो फोर्स वेस्टर्नाइजेशन है सोसाइटी का, उसके तहत एक कल्चरल रेवोल्यूशन का हिस्सा हिजाब एक रेसिस्टेंस के तौर पे वहां पर आया। हिजाब नहीं, चादर। ईरान में चादर एक रेसिस्टेंस के तौर पे वहां पर रजा शाह पहलवी इसका विरोध करने के लिए पढ़ी लिखी महिलाओं ने, जो कि पॉलिटिकली बहुत अवेयर थी, उन्होंने चादर को दोबारा अपनाया और कहा कि हम रेसिस्ट कर रहे हैं अमेरिका परस्ती को, क्योंकि वो अमेरिका की गुलामी कर रहे थे। तो जो वेस्टर्न इंपीरियलिज्म के जो विरोध में जो चीजें आई हैं, वो एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट थी। आज जो आप भारत में होते हुए देख रहे हैं, वो भी एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट ज्यादा है। यानी कई मुस्लिम महिलाएं मानती हैं कि इस मामले में हिजाब पहनना जरूरी नहीं है। ये महिलाओं के हकूक को कमतर कर देता है। कपड़ों की राजनीति, उसमें पुरुषवाद का प्रभुत्व है, और उसे संस्कृति का नाम देना किस हद तक अलग अलग संस्कृतियों में होता रहा है हम जानते हैं। हमने और जानने की कोशिश की, बात की कल्चरल हिस्ट्री के एक्सपर्ट से। तो बेसिकली मैं यही समझना चाहता हूँ कि ये जो कंट्रोवर्सी चल रही है हिजाब वाले कर्नाटका में, और फिर उसमें अगर एक लार्जर क्वेश्चन की बात करें हम, तो उसमें ये भी आता है कि जो महिलाओं की ड्रेसेस का जो जिस तरह से डिजाइन हो या उसकी जो पॉलिटिक्स है, उसमें एक मेल डोमिनेंस हमेशा से दिखता है। तो आप एक हिजाब वाले मसले को कैसे देखते हैं, और ओवरऑल अगर कल्चरल हिस्ट्री की हम बात करें तो उसमें ड्रेसेस को लेकर किस तरह की पॉलिटिक्स हम देखते हैं? ये जो हिजाब का जो इश्यू है, इसके ऊपर मुझे पता है 2 तरह की राय है। कि एक तो ये है कि ये मेल पेट्रियार्कल फैमिली जो होती है, पितृसत्ता वाली जो आइडियाज होते हैं, वो चाहते हैं कि अपने घर की औरतों को अपने कंट्रोल में रखें, और इसलिए वो उनको हिजाब में रखना चाहते हैं और घर से बाहर नहीं जाने देना चाहते, घर के बाहर के लड़कों से या पुरुषों से बात नहीं करने देना चाहते। तो हिजाब उस कॉन्टेक्स्ट में देखा जाता है, जो स्पेशली जो वेस्टर्नाइज्ड मॉडल को फॉलो करते हैं, फेमिनिस्ट मॉडल को, वो इस तरह से देखते हैं। और दूसरी उसके ऑपोजिट में जब इस तरह के आर्गुमेंट्स दिए जाते हैं, तो उसके खिलाफ एक प्रतिवाद आता है कि ये तो जो मुस्लिम सोसाइटी है उनका सांस्कृतिक एक अभिव्यक्ति है, और ये तो उनके यहाँ प्रथा चली आ रही है, तो ये उनका अधिकार है, तो वो उसको मानव अधिकार से जोड़ के देखते हैं। तो ये 2 तरह की बातें चली आ रही हैं। लेकिन मैं सोचती हूँ कि हमें किसी भी चीज को जिस समाज के संदर्भ में हम देख रहे हैं, उस समाज के संदर्भ से जोड़ के देखना चाहिए।
तो जैसे अगर हम अरब देशों की बात करें तो वहाँ ये सांस्कृतिक प्रथा वाली बात सच है कि हो सकता है कि इस्लाम आने के पहले भी वहाँ हिजाब और पर्दे का चलन था, और जिसको इस्लाम ने अपने उसमें ले लिया। तो हो सकता है कि अरब देशों में हम कह सकते हैं कि ये उनकी संस्कृति है। और लेकिन जब ये इन देशों से जब लोग माइग्रेट होके जाते हैं वेस्टर्न कंट्रीज में, तो वहाँ भी वो कहते हैं कि हम माइग्रेंट हैं और हम माइनॉरिटी में हैं, तो हमें अपनी संस्कृति को फॉलो करने का अधिकार होना चाहिए। लेकिन जब हम वेस्टर्न कंट्रीज को देखते हैं तो वेस्टर्न कंट्रीज में एक बहुत लंबा हिस्टोरिकल प्रोसेस है औरतों का, फेमिनिस्ट मूवमेंट का, जिन्होंने आपको याद होगा कि जब ओबामा राष्ट्रपति थे तो खुद ओबामा ने अमेरिकी महिलाओं के लिए समान सैलरी की बात की थी, और ये 21st सेंचुरी आज की बात है। तो मतलब 21st सेंचुरी तक भी अमेरिकी महिलाओं को समान सैलरी नहीं मिलती थी। ये हम लोगों को तब पता चला जब ओबामा ने इसकी बात की। तो और उसके बाद उनका इक्वल वोटिंग राइट्स नहीं थे, और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से उनका ये फेमिनिस्ट मूवमेंट में बहुत तेजी आई, और उन्होंने इसके खिलाफ बहुत संघर्ष किया है कि औरतें घर के बाहर निकलें, वो जॉब करें और उनका अपना इनकम हो। इन सब चीजों के ऊपर वेस्टर्न सोसाइटीज में बहुत लड़ाई हुई है, संघर्ष हुआ है। तो इसलिए वेस्टर्न कंट्रीज में इस तरह की धारणा है कि अगर औरतों ने इतना संघर्ष किया और उसके बाद हम वापस यहाँ जो भी सिटीजनशिप लेके आ रहे हैं या इमिग्रेशन लेके आ रहे हैं, अगर हम उन औरतों को फिर वापस घर में अंदर जाने के लिए बोलें, और फिर इस्लाम ऐसी चीज है कि आप वेस्टर्न सोसाइटीज के लोग भी एक्सेप्ट कर रहे हैं और वो उसके ऑर्थोडॉक्स वर्जन को एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो अगर इस तरह से तो फिर फेमिनिस्ट मूवमेंट का उनका जितना भी संघर्ष था वो एक तरह से फेल हो जाता है। और भारत में अगर हम देखें तो जैसे हमारे आसपास भी हम जो देखते हैं, तो जो मुसलमान महिलाएं वेल एजुकेटेड एडवांस फैमिली से आती हैं, उनमें से अधिकतर हिजाब और पर्दा नहीं करती। वो मॉडर्न जैसे दूसरी महिलाएं होती हैं उनके तरह की एजुकेटेड एडवांस उन्हीं की तरह होती हैं। जो मोस्टली बैकवर्ड फैमिलीज से आती हैं, जिनके यहाँ शिक्षा की थोड़ी कमी है और जो अब निकल रही हैं घर से बाहर और शिक्षित होने की कोशिश कर रही हैं, वो ऐसी महिलाएं हैं जो कि ये वो बुर्का और हिजाब का ये प्रथा को फॉलो करती हैं। तो मैं सोचती हूँ कि नंबर 1, अगर हम जबरदस्ती अपनी विचारधारा उनके ऊपर थोपे तो ये तो बिल्कुल गलत है और किसी भी आधुनिकता के किसी भी मापदंड के हिसाब से गलत है। और दूसरी चीज नंबर 2 कि हमें उनको टाइम देना चाहिए। और मैं सोचती हूँ कि ये जो थोड़े कम शिक्षित समाज से जो महिलाएं आके अपने आप को शिक्षित बनाने की कोशिश कर रही हैं, जब वो आधुनिक शिक्षा का अंग हो जाएंगी, आधुनिक रूप से शिक्षित हो जाएंगी, तो धीरे धीरे अपने आप ही उनके अंदर इस तरह की फीलिंग होगी कि हमें उस सिचुएशन से बाहर निकल के मॉडर्निटी को एक्सेप्ट करना चाहिए। तो मैं सोचती हूँ कि ये सवाल ही गलत है कि उनको हिजाब पहनना चाहिए या नहीं पहनना चाहिए। इतनी बात हुई, अब इस मामले में राजनीति को भी समझ लेते हैं, और इसे समझने के लिए हमने रुख किया यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर के प्रोफेसर चांबी पुराणिक का। ये दूसरी तरफ है बीजेपी का सरकार है, बीजेपी पक्ष का बहुत सारे शासक लोग, साउथ केंद्र अभी हमारे कोस्टल कर्नाटक से आ रहा है, सेंट्रल कर्नाटक से आ रहा है, ये लोग भी अभी जाग रहे हैं। जो इसका मतलब यह है कि बीजेपी पार्टी रूलिंग पार्टी है, इसका बहुत सेंसिटिव इश्यू है, और जो अपोज कर रहे हैं वो ये हिजाब लेके बड़ा राजकीय मुद्दा बना रहा है, ये नहीं होना था। तो कांग्रेस का अभी 3-4 दिन से कांग्रेस लीडर्स आल्सो they are giving statements, so that means it becomes kind of fight between, a kind of rivalry between, ये दो जो झगड़ा है वो कांग्रेस और बीजेपी का मुद्दा बना रहे हैं, और मुद्दा बनाने के लिए दोनों तैयार है कि इसमें लाभ है। ये पोलराइजेशन का मतलब क्या होता है, वोट बैंक्स इकट्ठा करते हैं, तो पोलराइजेशन का एडवांटेज
अनफॉर्चुनेटली दुरदृष्टवशात इंडिया में ये पोलराइजेशन का फायदा समाज को नहीं होता है, आर्थिक अभिवृद्धि नहीं होता है, शिक्षण और प्रगति से नहीं होता है, ये चुनाव के लिए होता है। इसीलिए ये बहुत सेंसिटिव और नाजुक समस्या है। तो कुल मिलाकर आपदा में राजनीति का अवसर तलाशा जा रहा है। यूपी के चुनाव में हिजाब का असर दिखने लगा है। नेताओं के बयान भी आने लगे हैं। हर पक्ष को अपने सही होने का भ्रम है। ये पूरा मामला है, सबकी अपनी दलीलें हैं, विद्वानों का पक्ष है। अब देखते हैं कोर्ट का क्या फैसला आता है। शिक्षा के लिए हम जाते हैं ताकि हमारा दिमाग उन्नत हो, हमारे अंदर साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप हो, हम अपने समाज, अपने देश की बेहतरी के लिए काम कर पाएं। तर्क, साइंस इस पर खूब जोर देता है। तर्क को लेकर अलग अलग धार्मिक मान्यताएं कितनी रूढ़ हैं, इस पर अलग से कभी बात की जा सकती है। मुझे लगता है संविधान में वर्णित साइंटिफिक टेम्परामेंट के लिए सबको कोशिश करनी चाहिए। सब लोग खूब पढ़ें, सबके अंदर तर्क आए, सब अपने हिस्से के हक मांगें और इसके लिए जो संस्थाएं हैं उनके नियमों को कमतर करने की कोशिश ना करें। कोर्ट का वर्डिक्ट आएगा तो आगे और बात होगी। सब लोग पढ़ाई करते रहें, ये ज़रूरी है, क्योंकि पढ़ाई शऊर देती है संवाद का। आजकल हमारे देश में संवाद दुर्लभ हो गया है। मुट्ठियाँ भींचकर सब पक्षों की तरफ से नारेबाजी और सियासत खूब होती है। इस पूरे प्रकरण पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बड़ी खबर यहाँ पर ठहरती है, अब बारी सुर्खियों की है। पहली सुर्खी संसद से है। राष्ट्रपति के अभिभाषण का धन्यवाद प्रस्ताव। लोकसभा के बाद आज राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले, लेकिन कल की तरह आज भी धन्यवाद से ज्यादा प्रधानमंत्री का जोर कांग्रेस को घेरने पर रहा। 1 घंटे 26 मिनट के भाषण में शुरू के 30 मिनट तो प्रधानमंत्री सरकार की उपलब्धियां गिनाते रहे। उसके बाद कांग्रेस को अर्बन नक्सल से लेकर विकास विरोधी तक के तमाम तमगे देते रहे। सबसे ज़्यादा चर्चा भाषण के उस हिस्से की हुई जिसमें वो 8 बार बताते हैं कि कांग्रेस ना होती तो क्या होता। कि कांग्रेस ना होती तो क्या होता, क्योंकि महात्मा गांधी की इच्छा थी। क्योंकि महात्मा गांधी को मालूम था कि इनके रहने से क्या क्या होने वाला है, और इन्होंने कहा था पहले से इसको खत्म करो, इसको बिखेर दो। महात्मा गांधी ने कहा था। लेकिन अगर ना होती महात्मा गांधी की इच्छा के अनुसार, अगर हुआ होता, अगर महात्मा गांधी की इच्छा के अनुसार कांग्रेस न होती तो क्या होता? लोकतंत्र परिवारवाद से मुक्त होता। भारत विदेशी चश्मे के बजाय स्वदेशी संकल्पों के रास्ते पर चलता। अगर कांग्रेस न होती तो इमरजेंसी का कलंक न होता। अगर कांग्रेस न होती तो दशकों तक करप्शन को संस्थागत बनाकर नहीं रखा जाता। अगर कांग्रेस न होती तो जातिवाद और क्षेत्रवाद की खाई इतनी गहरी न होती। अगर कांग्रेस न होती तो सिखों का नरसंहार न होता। सिखों का नरसंहार न होता। सालों साल पंजाब आतंकी आग में न जलता। अगर कांग्रेस न होती तो कश्मीर के पंडितों को कश्मीर छोड़ने की नौबत न आती। अगर कांग्रेस न होती तो बेटियों को तंदूर में जलाने की घटनाएं न होती। अगर कांग्रेस न होती तो देश के सामान्य मानवी को घर, सड़क, बिजली, पानी, शौचालय, मूल सुविधाओं के लिए इतने सालों तक इंतजार न करना पड़ता। प्रधानमंत्री की वाक्पटुता का सबको पता है। कब कहां किस बात से बातों को कनेक्ट करना है ये भी बखूबी जानते हैं। पंजाब के लिए 1984 की याद दिलाई, गोवा की आज़ादी के लिए नेहरू को कोसा, यूपी के लिए 3 तलाक का जिक्र किया ताकि चुनावी राज्यों में मैसेज दिया जा सके। और विरोधी पार्टी के नेता कहते हैं कि ये धन्यवाद प्रस्ताव से ज़्यादा चुनावी भाषण जैसा लग रहा था। डरते हैं थोड़ा कांग्रेस से, बड़ी घबराहट है, क्योंकि कांग्रेस सच्चाई बोलती है,
उनका पूरा मार्केटिंग का धंधा है, उनके रिश्ते हैं, उनके मित्र हैं, तो झूठ फैलाया हुआ है, तो अंदर डर तो होगा। और वो दिखा, वो पार्लियामेंट में दिखा, मतलब पूरा का पूरा भाषण कांग्रेस के बारे में, कांग्रेस ने क्या नहीं किया, जवाहरलाल नेहरू, इनके बारे में। मगर बीजेपी ने जो किया, उनके जो वायदे थे, उनके बारे में तो प्रधानमंत्री ने कुछ बोला नहीं। पक्ष विपक्ष की अपने अपने मुद्दों पर बहस है, लेकिन एक मुद्दा जिसको हम जरूरी समझते हैं वो है रोजगार का मुद्दा। आज प्रधानमंत्री उस पर भी बोलिए, सुनिए उन्होंने क्या कहा। इस सदन में आदरणीय सदस्यों ने रोजगार के संबंध में भी कुछ महत्वपूर्ण बातें उठाई हैं, कुछ लोगों ने सुझाव भी दिए हैं। कितनी जॉब क्रिएट्स हुई है ये जानने के लिए ईपीएफओ पैरोल, ये ईपीएफओ पैरोल सबसे विश्वस्त माध्यम माना जाता है। साल 2021 में लगभग 1,20,00,000 नए ईपीएफओ के पैरोल पे जुड़े। और ये हम न भूलें, ये सारे फॉर्मल जॉब से, मैं इनफॉर्मल की बात नहीं कर रहा, फॉर्मल जॉब से। और इनमें भी 60-65 लाख 18 से 25 साल की आयु के हैं। इसका मतलब ये हुआ कि उम्र पहली जॉब की है, यानी पहली बार जॉब मार्केट में उनकी एंट्री हुई है। आदरणीय सभापति जी, रिपोर्ट बताती है कि कोरोना के पहले की तुलना में कोविड रिस्ट्रिक्शन खुलने के बाद हायरिंग दोगुनी बढ़ गई है। नेस्कॉम की रिपोर्ट में भी यही ट्रेंड की चर्चा है। इसके अनुसार 2017 के बाद डायरेक्ट इनडायरेक्ट करीब, नेस्कॉम का कहना है, 27 लाख जॉब्स आईटी सेक्टर में, और ये सिर्फ स्किल की दृष्टि नहीं, उससे ऊपर के लेवल के लोग होते हैं जिनको रोजगार प्राप्त हुआ है। मैन्युफैक्चरिंग बढ़ने से वजह से भारत के ग्लोबल एक्सपोर्ट में वृद्धि हुई है और उसका लाभ रोजगार के क्षेत्र में सीधा सीधा होता है। आदरणीय सभापति जी, साल 2021 में, यानी सिर्फ एक साल में भारत में जितने यूनिकॉर्न्स बने हैं वो पहले के वर्षों में बने कुल यूनिकॉर्न से भी ज्यादा है। और ये सब रोजगार की गिनती में अगर नहीं आता है तो फिर तो रोजगार से ज्यादा राजनीति की चर्चा ही मानी जाती है। प्रधानमंत्री ने रोजगार के लिए आईपीएफओ के खातों के बारे में बताया, स्टार्टअप और यूनिकॉर्न कंपनियों में रोजगार की बात की और अपने आंकड़े बताए। पर कुछ और आंकड़े हैं जिसका जिक्र जरूरी है। पिछले हफ्ते ही CMIE ने बेरोजगारी को लेकर आंकड़े जारी किए। बताया कि देश में 3 करोड़ से ज्यादा बेरोजगार हैं। खुद सरकार के आंकड़े कहते हैं कि केंद्र सरकार के अधीन आने वाले 8.5 लाख से ज्यादा पद खाली हैं। 5 फरवरी को खुद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राज्यसभा में बताया कि अकेले रेलवे में ही 2.5 लाख से ज्यादा पद खाली हैं। सरकार को इन पदों को भरने की दिशा में भी काम करना चाहिए। अगली सुर्खी भी संसद से है। कल लोकसभा में दिए गए प्रधानमंत्री के भाषण से जुड़ी है ये सुर्खी। प्रधानमंत्री ने पहले लॉकडाउन पर मची भगदड़ को कांग्रेस और विपक्षी सरकारों के मत्थे मढ़ा। क्या कहा था एक बार फिर सुन लीजिए, फिर आपको प्रतिक्रियाओं से 2-4 करवाते हैं। सब कांग्रेस के लोगों ने क्या किया, मुंबई के रेलवे स्टेशन पर खड़े रह करके मुंबई छोड़कर जाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए मुंबई में श्रमिकों को टिकट दिया गया, मुफ्त में टिकट दिया गया, लोगों को प्रेरित किया गया कि जाओ महाराष्ट्र में हमारे पर जो बोझ है वो जरा कम हो, और जाओ तुम उत्तर प्रदेश के हो, तुम बिहार के हो, जाओ वहां कोरोना फैलाओ। आपने ये बहुत बड़ा पाप किया।
अफरा तफरी का माहौल खड़ा कर दिया। आपने हमारे श्रमिक भाइयों बहनों को अनेक परेशानियों में धकेल दिया। और माननीय अध्यक्ष जी, उस समय दिल्ली में ऐसी सरकार थी जो है, उस सरकार ने तो जीप पर माइक बांध करके दिल्ली की झुग्गी झोपड़ी में गाड़ी घुमा करके लोगों को कहा संकट बड़ा है, भागो, गांव जाओ, घर जाओ। संसद के पटल पर प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के लोगों ने उस वक्त मुंबई में मजदूरों को मुफ्त में टिकट दिया ताकि महाराष्ट्र का बोझ कम किया जा सके। दिल्ली की केजरीवाल सरकार पर भी ऐसे ही आरोप लगाए गए और इसके बाद ट्विटर पर वाद विवाद शुरू हो गया। पीएम के भाषण पर दिल्ली के सीएम का जवाबी ट्वीट आया। इस पर यूपी के सीएम योगी ने सुनो केजरीवाल वाला ट्वीट किया। जवाब में केजरीवाल ने सुनो योगी वाला ट्वीट भी किया। देश के दो मुख्यमंत्रियों के बीच हुए सार्वजनिक संवाद पर कई लोगों ने पूछा, ये कौन सी भाषा है, ये कौन सी मर्यादा है। कांग्रेस ने भी पलटवार कर पूछना शुरू कर दिया कि जब अचानक हुए लॉकडाउन में सब बंद था तो फिर हालात कैसे बिगड़े, और केंद्र सरकार मुफ्त में मजदूरों को रेल यात्रा करा रही थी तो कांग्रेस ने कैसे टिकट दिया। इस सदी का सबसे बड़ा पाप अगर किसी ने किया हो तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था, जब रात को 8 बजे आकर 12 बजे तक का समय दिया, 4 घंटे में एक लॉकडाउन घोषित कर दिया। न सोचा दिहाड़ी मजदूरों के बारे में, न सोचा उन लोगों के बारे में जो रोज कमाने जाते हैं और शाम को आकर अपना अनाज खरीद के खाना बनाते हैं। कुछ सोचे बगैर, उनको कोई सहारा सपोर्ट दिए बगैर आपने लॉकडाउन घोषित कर दिया। और आज आप इनको देखिए कि बिना कोई शर्म नहीं है, आकर बोलते हैं कि कांग्रेस ने मदद क्यों की मजदूरों की। अरे आपकी तरह हम थोड़े ही हैं कि बेसहारा छोड़ दें मजदूरों को। अगली सुर्खी चुनावी राज्य यूपी से है, जहां पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अखिलेश यादव के समर्थन में सभा करने पहुंची। बंगाल की तरह यहां भी खेला होबे का नारा दिया और ठीक वैसे ही फुटबॉल लोगों के बीच उछाल दी। इसके बाद ममता बनर्जी ने जो कहा वो भी सुन लीजिए। आज बीजेपी हिंदुस्तान के लिए एक खतरा पार्टी बन गया है। अगर आप खतरा से निभा सकता है तो आपको ही अपना पाय पे खड़ा होना पड़ेगा। हम तो मां बहन को रिक्वेस्ट करने चाहूंगी, मिनती करने चाहूंगी कि आप लोग हमारा देश को आगे ले गया, आगे बढ़ा सकते हैं। अगर आप लोग इकट्ठा हो जाए तो ये बीजेपी हार जाए। ममता के जवाब में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का बयान आया, सुनिए। तो पत्रकारों से सुनने को मिला है कि कुछ लोग बंगाल से आ रहे हैं, अखिलेश जी का समर्थन कर रहे हैं। सुना है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे कि अखिलेश जी को समर्थन दो। मतलब अब सपा का यह हाल हो गया है कि सबको बुलाना पड़ता है उत्तर प्रदेश की जनता को बतलाने के लिए कि समर्थन दो, समर्थन दो। अगली खबर भी यूपी से ही है। पहले चरण के चुनाव से ठीक 2 दिन पहले बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया, जिसे संकल्प पत्र का नाम दिया। क्या बड़ी बातें हैं इसकी? पहला तो इस बार बीजेपी के संकल्प पत्र का कवर बदल गया। 2017 में कवर फोटो पर प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री जो उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष थे अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, इसके अलावा कलराज मिश्र, उमा भारती और तब के प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य की तस्वीर थी। लेकिन इस बार बाकी चेहरों को कवर फोटो पर जगह नहीं मिली। फोकस प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर रहा। घोषणा पत्र गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में जारी हुआ। बड़े वादे क्या हैं? 10 लाख लोगों को रोजगार और स्वरोजगार के मौके दिए जाएंगे। कॉलेज जाने वाली लड़कियों को मुफ्त स्कूटी, होली दीपावली पर उज्ज्वला लाभार्थियों को मुफ्त में 2 सिलेंडर। इसके अलावा सरकार बनने पर किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली, लव जिहाद पर 10 साल की जेल और 1 लाख रुपए का जुर्माना। ये कुछ हाइलाइट्स हैं। अब सपा के खेमे में चलते हैं। अखिलेश यादव शुरू से कह रहे थे कि जब बीजेपी का घोषणा पत्र आएगा तब हम भी ले आएंगे, और वही हुआ। समाजवादी पार्टी ने भी अपना घोषणा पत्र जारी किया। कई वादे किए। सरकारी नौकरी में महिलाओं को 33% आरक्षण देने का वादा किया, 300 यूनिट फ्री बिजली, 12वीं पास विद्यार्थियों को लैपटॉप और गन्ना को किसानों को 15 दिन में भुगतान जैसे वादे। बीपीएल परिवार के सभी 2 पहिया मालिकों को हर महीने 1 लीटर पेट्रोल, ऑटो चालकों को प्रति माह 3 लीटर पेट्रोल और 6 किलो सीएनजी मुफ्त देने का वादा भी कर दिया। तो किसी ने बिल्कुल दुरुस्त लिखा ट्विटर पे कि इन सबके घोषणा पत्र देख के ये लग रहा है कि आदमी बस वोट डालने का काम करे, बाकी सब चिंताएं ये पॉलिटिकल पार्टियां कर लेंगी।
अगली सुर्खी उत्तराखंड से है, जहां चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उनकी एक क्लिप वायरल हुई क्योंकि उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नाम से वर्ड प्ले करते हुए पुष्पा फिल्म को याद किया और वही डायलॉग बोला जो आजकल खूब चल रहा है। आजकल एक फिल्म चल रही है, उसकी चर्चा खूब चारों तरफ हो रही है। फिल्म का नाम है पुष्पा और हमारे मुख्यमंत्री का नाम है पुष्कर। मगर यह पुष्कर सुनकर कांग्रेस के लोग समझते हैं कि यह पुष्कर तो फ्लावर है, फूल है। लेकिन मैं कांग्रेस के दोस्तों को बताना चाहता हूं, अपना पुष्कर फ्लावर भी है और अपना पुष्कर फायर भी है। यह कांग्रेस को समझना चाहिए। और हमारा पुष्कर धामी ऐसा है कि हमारा पुष्कर धामी न झुकेगा न किसी भी सूरत में रुकेगा। हमारा पुष्कर सदा आगे बढ़ता रहेगा। आखिरी सुर्खी दुखद है। 6 फरवरी को अरुणाचल प्रदेश के कामेंग सेक्टर में एवलांच आया था। भारी बर्फबारी के बीच पेट्रोलिंग में 7 जवान लापता हो गए थे। उनकी तलाश में सर्च ऑपरेशन चल रहा था। आज 7 जवानों की शहादत की खबर आई। एवलांच साइट पर 7 बॉडी रिकवर हो गई। नामों की जानकारी नहीं दी गई, लेकिन सेना की तरफ से जारी किए गए बयान में बताया गया कि सभी शवों को आगे की औपचारिकता के लिए निकटतम आर्मी अस्पताल भेजा जा चुका है। जब भी आप इन घटनाओं को सुने तो ये याद रखें कि हमारे देश के जो सशस्त्र बल हैं वो किस तरह की भौगोलिक परिस्थितियों के बीच, किस तरह की प्रतिकूलताओं के बीच देश की सरहदों की रक्षा करते हैं। यह था आज का लल्लन टॉप शो। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि।